नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सनी। पिछले एपिसोड में अमन, रवि और आकाश ने पृथ्वी के गर्भ से निकले भूदैत्यों को शांत कर दिया था और इस तरह उन्होंने पांचों मुख्य तत्वों से जुड़ी बुराइयों का सामना कर लिया था। वायु, अनादि, जल, जलभूत, अग्नि, अप्रत्यक्ष रूप से काल कीट के प्रकाश का उपयोग, पृथ्वी, भूदैत्य और धातु, लौह पिशाच। क्या ये उनकी यात्रा का वास्तविक अंत था या ये सिर्फ एक बड़े रहस्य की शुरुआत थी? आज हम देखेंगे कि कैसे उनकी जीत ने सिर्फ एक अध्याय का समापन किया और भविष्य के लिए एक बड़े संकेत को उजागर किया। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। भूद्वार से बाहर निकलते ही अमन, रवि और आकाश ने महसूस किया कि पहाड़ों की हवा अब सल्फर की गंध से मुक्त थी। भूदैत्यों का शाप टूट चुका था और उनके पीछे छोड़ी गई तबाही अब शांत हो चुकी थी। दरारें धीरे धीरे भरने लगी थी, जैसे प्रकृति अपने घावों को खुद भर रही हो। उन्होंने वापस शहर की ओर चलना शुरू किया। रास्ता अब पहले से ज्यादा आसान लग रहा था और सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ रही थी। पहाड़ों में अब एक अजीब सी शांति लौट आई थी और हवा में अब कोई अजीब सी भारीपन नहीं थी, बल्कि एक ताजी, स्वच्छ हवा थी। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि शहर के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा भ्रम और राहत का भाव था। उन्हें याद नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि एक भयानक खतरा टल गया है। घरों की दरारें भी धीरे धीरे भरने लगी थी और शहर में एक अजीब सी शांति लौट आई थी। अमन, रवि और आकाश ने शहर के लोगों को शांत किया। उन्हें बताया कि खतरा अब टल गया है। उन्होंने कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था कि भूदैत्यों जैसी बातें उन्हें और ज्यादा डरा देंगी। उन्होंने बस इतना कहा कि एक पुरानी बीमारी जो शहर पर मंडरा रही थी, उसे दूर कर दिया गया है। शहर के लोगों ने उनका धन्यवाद किया। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें भोजन और पानी दिया और उनके सुरक्षित लौटने पर खुशी व्यक्त की। कुछ देर शहर में रुकने के बाद, जहां उन्होंने थोड़ा आराम किया और भोजन किया, वे जयपुर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते भर वे अपने नए अनुभव पर चर्चा करते रहे। रवि, हाँफते हुए, हमने पांचों तत्वों से जुड़ी बुराइयों का सामना किया। हवा, पानी, पृथ्वी, अग्नि, काल कीट के लिए इस्तेमाल हुआ प्रकाश भी अग्नि का एक रूप है, और धातु। आकाश, सोचते हुए, हाँ, हर जगह की बुराई अलग थी, लेकिन सिक्का हर बार काम आया। ऐसा लगता है जैसे ये सिक्का पांचों तत्वों की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। अमन ने अपनी जेब से वह तांबे का सिक्का निकाला। सिक्का अब नहीं चमक रहा था, लेकिन वह अभी भी ठंडा और भारी था। उस पर बना नक्शा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था, जैसे उसने अपना अंतिम कार्य पूरा कर लिया हो। लेकिन सिक्के की सतह पर 5 छोटे छोटे प्रतीक उभरे हुए थे। एक हवा का झोंका, एक पानी की बूंद, एक लौह का टुकड़ा, एक आग की लपट और एक मिट्टी का ढेला। ये पांचों तत्व थे जिन्हें उन्होंने शांत किया था। अमन, सिक्के को देखते हुए, आवाज में आश्चर्य और विस्मय, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था, ये पंच तत्व संतुलन का प्रतीक है। ये सिक्का उन शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है जो इन तत्वों को भ्रष्ट करती हैं। ये महासिक्का है। रवि, आश्चर्य से, महासिक्का? तो क्या ठाकुर साहब को ये सब पता था? अमन, सिर हिलाते हुए, मुझे लगता है कि ठाकुर भवानी सिंह ने अपनी पोथियों में इन तत्वों और उनसे जुड़ी बुराइयों का जिक्र किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। शायद वो चाहते थे कि हम खुद इस रहस्य को उजागर करें। ये सिक्का ज्ञान की चाबी का ही एक हिस्सा था, या शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। ये सिर्फ द्वार खोलने का माध्यम नहीं था, बल्कि उन द्वारों से निकलने वाली बुराइयों को नियंत्रित करने का एक साधन था। जयपुर लौटते समय तीनों के मन में एक गहरी समझ विकसित हुई थी। वे जानते थे कि उनकी यात्रा सिर्फ एक भूतिया हवेली की कहानी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों और उनकी विकृतियों का सामना था। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब केवल सामान्य इंसान नहीं रहे थे, बल्कि ऐसे लोग थे जिन्हें इस दुनिया के अदृश्य संतुलन को बनाए रखने का ज्ञान और शक्ति मिल चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों तक उन्होंने अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। अमन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन उसका मन अब प्राचीन ग्रंथों और अलौकिक विज्ञान की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा था, विशेषकर उन पोथियों की ओर जो पंच तत्वों के संतुलन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में थी। रवि अपनी फोटोग्राफी में व्यस्त रहा,
लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य से ज्यादा कुछ ढूंढने लगी थी, जैसे वह अदृश्य ऊर्जा क्षेत्रों को कैमरे में कैद करना चाहता हो। आकाश ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन वह अब ऊर्जा क्षेत्रों और आयामी कंपनों में ज्यादा रुचि लेने लगा था, ये जानने के लिए कि वे अपने गैजेट्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। शायद भविष्य में उन्हें सिक्का जितनी शक्ति की आवश्यकता पड़े। वे तीनों अक्सर मिलते थे और अपने अनुभवों पर चर्चा करते थे। उन्होंने शिवगढ़ के ज्ञान केंद्र के बारे में ठाकुर साहब से जानकारी लेते रहे और उन्हें खुशी हुई कि हवेली अब एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन गई थी। सभी गांव और शहर जहां वे गए थे अब सामान्य जीवन जी रहे थे, भय से मुक्त। एक रात जब अमन अपने कमरे में बैठा था और महासिक्के को देख रहा था, उसने महसूस किया कि सिक्का हल्का गर्म हो गया है। उस पर उभरे हुए पांचों तत्व के प्रतीक एक साथ चमकने लगे, लेकिन इस बार कोई विशिष्ट नक्शा नहीं बना था। इसके बजाय सिक्के से एक धीमी लेकिन तेज गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी, जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। यह आवाज किसी शब्द में नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी। एक ऐसी पुकार जो किसी नई बुराई का संकेत नहीं थी, बल्कि एक आवश्यकता का संकेत थी। अमन को लगा कि यह पुकार किसी विशेष स्थान से नहीं आ रही थी, बल्कि पूरी दुनिया से या शायद पूरे आयाम से आ रही थी। ये किसी नई बुराई का संकेत नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि ब्रह्मांड का संतुलन कहीं और गड़बड़ा रहा था और उन्हें कहीं और जाकर हस्तक्षेप करना होगा। ये महासिक्का उन्हें सिर्फ बुराई से लड़ने के लिए नहीं मिला था, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए मिला था। उसी पल उसके फोन पर रवि और आकाश दोनों का एक साथ कॉल आया। रवि, आवाज में हल्की उत्तेजना। अमन, तुम्हें महसूस हुआ? मुझे लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। आकाश, आवाज में आश्चर्य। हाँ, मुझे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। ये किसी एक जगह से नहीं आ रही, बल्कि हर जगह से आ रही है। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसे पता था कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। पांचों तत्वों का संतुलन अस्थायी था और ब्रह्मांड में अभी भी कई अज्ञात खतरे छिपे थे जो किसी भी समय जागृत हो सकते थे। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का यह अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अमन गंभीरता से, रवि, आकाश, मुझे लगता है कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिक्का, ये हमें कुछ और बता रहा है। यह एक नया अध्याय है जो शायद पूरी दुनिया से जुड़ा है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। वे अब जानते थे कि यह एक ऐसा सफर है जिसका कोई अंत नहीं। ये धरती, ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों और अनसुनी कहानियों से भरा पड़ा है, और शायद अमन, रवि और आकाश ही वे थे जो इन कहानियों को उजागर करने और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए बने थे। जयपुर में अमन के कमरे में महासिक्का अब लगातार धीमी नीली सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और उससे निकलती गुनगुनाहट लगातार तेज होती जा रही थी। यह आवाज किसी विशेष स्थान का संकेत नहीं दे रही थी, बल्कि एक चेतावनी थी। एक चेतावनी कि ब्रह्मांड में कहीं गहरा असंतुलन पैदा हो रहा था। एक ऐसा असंतुलन जो सिर्फ राजस्थान या भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे आयामों को प्रभावित कर रहा था। अमन ने रवि और आकाश को अपने घर बुलाया। तीनों ने महासिक्के की इस नई गतिविधि पर चर्चा की। रवि, सिक्के को ध्यान से देखते हुए, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। न कोई नक्शा, न कोई विशेष जगह, बस यह अजीब सी आवाज और चमक। आकाश, अपनी गैजेट से सिक्के की ऊर्जा को मापते हुए, इसकी ऊर्जा का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अमन, और यह सिर्फ एक दिशा से नहीं, बल्कि हर दिशा से ऊर्जा खींच रहा है, जैसे यह एक विशालकाय एंटेना हो। अमन को याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की सबसे पुरानी और सबसे गोपनीय पोथियों में आयामी संतुलन और ब्रह्मांडीय विचलन के बारे में कुछ धुंधले लेकिन महत्वपूर्ण जिक्र थे। उन पोथियों में यह भी लिखा था कि जब पंच तत्वों का संतुलन पृथ्वी पर बहाल हो जाता है, तो महासिक्का एक अंतर आयामी सेतु के रूप में कार्य कर सकता है, जो उन जगहों तक पहुंचने का रास्ता बताता है जहां वास्तविकता स्वयं विकृत हो रही हो। अमन गंभीरता से, मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक पुकार नहीं है, बल्कि एक द्वार खोलने की तैयारी है। लेकिन ये द्वार किसी भौतिक स्थान पर नहीं होगा, ये आयामी द्वार है। रवि हैरान होकर, आयामी द्वार? क्या तुम कह रहे हो कि हम किसी और आयाम में जा सकते हैं? आकाश उत्साह और चिंता के मिश्रण में, ये तो विज्ञान से भी आगे की बात है।
लेकिन अगर यह सच है तो हम किस तरह के खतरों का सामना कर सकते हैं? अमन ने पोथियों को फिर से खंगाला। उसे एक प्राचीन श्लोक मिला जिसमें लिखा था, यदा पंच तत्वम शांत भवेत तदा महामुद्रा मार्ग दर्शेत, यत्रा माया विघ्न करोति तत्रा ज्ञान प्रकाश ददाति। अर्थात जब पांचों तत्व शांत हो जाते हैं तब महासिक्का मार्ग दिखाता है, जहां माया बाधा डालती है वहां ज्ञान प्रकाश देता है। अमन, श्लोक को पढ़कर माया विघ्न करोति, माया बाधा डालती है, इसका मतलब है कि जहां वास्तविकता अस्थिर हो रही है, जहां भ्रम है, वहां हमें जाना होगा और हमें ज्ञान का उपयोग करना होगा, न कि सिर्फ शक्ति का। उसी पल महासिक्के की चमक और तेज हो गई और उससे एक तेज उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि निकलने लगी जो उनके दिमाग में सीधे प्रवेश कर रही थी। सिक्के की सतह पर पांचों तत्व के प्रतीक तेजी से घूमने लगे और उनके बीच से एक धुंधली घूमती हुई आकृति उभरने लगी जो किसी भांवर जैसी लग रही थी। कमरे की हवा में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वास्तविकता स्वयं मुड़ रही हो। किताबों के पन्ने अपने आप पलटने लगे और कमरे की रोशनी तेजी से टिमटिमा रही थी। रवि घबराकर, यह क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। आकाश हैरान होकर, यह एक ऊर्जा क्षेत्र है, यह हमें कहीं खींच रहा है। महासिक्के से निकली धुंधली घूमती हुई आकृति तेजी से बड़ी होने लगी और एक चमकीले भांवर का रूप ले लिया जो कमरे के केंद्र में तैर रहा था। भांवर के अंदर से एक अजीब रंगीन प्रकाश निकल रहा था और उसमें से कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई दे रही थी जो किसी भी ज्ञात दुनिया से संबंधित नहीं थी। अजीबोगरीब ज्यामितीय आकार, बदलते हुए रंग और एक अजीबोगरीब अनाम वातावरण। अमन, दृढ़ता से, यही आयामी द्वार है, हमें जाना होगा। ये पुकार किसी मदद की आवश्यकता का संकेत है। रवि और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन अमन के दृढ़ संकल्प को देखकर उन्होंने भी अपनी हिम्मत बटोरी। वे जानते थे कि अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उनकी यात्रा ने उन्हें इस पल के लिए तैयार किया था। अमन ने महासिक्के को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और तीनों ने एक साथ उस चमकीले भांवर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे भांवर के अंदर गए, उन्हें लगा कि उनका शरीर खींच रहा है और फैल रहा है और उनके चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। वे किसी अनजानी अवास्तविक दुनिया में प्रवेश कर रहे थे, जहां गुरुत्वाकर्षण और समय के नियम अलग हो सकते थे। उनके चारों ओर का प्रकाश और रंग तेजी से बदल रहे थे और उन्हें हवा में एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। उन्हें लगा कि वे किसी ऐसी जगह पर आ गए थे जहां वास्तविकता स्वयं अपने धागे खोल रही थी। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का अगला अध्याय अब किसी ज्ञात स्थान पर नहीं, बल्कि अज्ञात आयामों में लिखा जाएगा, जहां एक नई और शायद सबसे बड़ी बुराई उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी बुराई जो शायद खुद माया का रूप हो। जैसे ही अमन, रवि और आकाश उस चमकीले भांवर से निकले, उन्हें लगा कि उनका शरीर अब हल्का और अस्थिर हो गया है। वे किसी ठोस जमीन पर नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जगह पर थे जहां हवा में रंगीन धुआं तैर रहा था और दूर क्षितिज पर रंगीन निहारिकाएं किसी विशालकाय आंख की तरह उन्हें घूर रही थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन कभी मुलायम रेत जैसी लगती, तो कभी ठोस कांच जैसी और कभी तो बिल्कुल नहीं होती, जिससे उन्हें लगता कि वे हवा में तैर रहे थे। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यहाँ हर चीज लगातार बदल रही थी, आकार, रंग, ध्वनि। परिचित वस्तुएं अजीबोगरीब रूपों में बदल जाती थी और हवा में फुसफुसाहटें गूंजती थी जो उनके नाम पुकारती थी या उनके गहरे डर को जगाती थी। ये मायावी आयाम था, जहां माया स्वयं एक शक्ति थी जो भ्रम पैदा करती थी। रवि, आवाज में डर और भ्रम, ये कहाँ हैं हम? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सब कुछ घूम रहा है। आकाश, अपनी गैजेट्स को देखते हुए, लेकिन वे काम नहीं कर रहे थे। मेरे उपकरण काम नहीं कर रहे। कोई नियम नहीं है यहाँ। ये जगह तो पागलपन है। अमन ने महासिक्के को कसकर पकड़ा। सिक्का अब धीमी गुलाबी नीली रोशनी से चमक रहा था और उसकी गुनगुनाहट भी अजीब सी धीमी हो गई थी, जैसे वह भी इस आयाम से प्रभावित हो रहा हो। उसे लगा कि इस आयाम में ज्ञान ही उनका एकमात्र मार्गदर्शक होगा, लेकिन यहाँ ज्ञान को भी भ्रमित किया जा सकता था। तभी उनके सामने की हवा में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। आकृति का कोई निश्चित रूप नहीं था,
कभी वो किसी जानवर जैसी लगती, कभी किसी इंसान जैसी, तो कभी सिर्फ धुएं का एक बादल। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनका रंग लगातार बदल रहा था, जिससे उन्हें देखना मुश्किल हो रहा था। ये ब्रह्म माया थी, जो इस आयाम की शक्ति का प्रतीक थी। ब्रह्म माया की आवाज, एक धीमी लेकिन तेज, कई आवाजों के मिश्रण जैसी गूंज के साथ, तुम यहाँ क्यों आए, नश्वर प्राणी? ये भ्रम का सागर है, यहाँ वास्तविकता का कोई अर्थ नहीं। तुम यहाँ खो जाओगे, हमेशा के लिए। ब्रह्म माया ने अपने अदृश्य हाथों से उनके मन को छूने की कोशिश की। अमन, रवि और आकाश को लगा कि उनके दिमाग में एक साथ कई छवियां उभर रही थी, उनके सबसे प्यारे पलों की, उनके सबसे गहरे डर की, उनके सबसे बुरे सपनों की। रवि को लगा कि वह अपने बचपन के किसी पुराने डर को फिर से जी रहा था। आकाश को लगा कि वह किसी अंतहीन भूल भुलैया में फंस गया था, और अमन को अपने उन सभी लोगों की छवियां दिखाई देने लगी जिन्हें वह खो चुका था और जिनसे वह कभी मिल नहीं पाया था। रवि, अपनी आंखें बंद करते हुए, नहीं, ये सब झूठ है, यह मेरा डर है। आकाश, अपने सिर को पकड़े हुए, मुझे बाहर निकलना है, ये सब एक सपना है। अमन ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसे याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में माया के बारे में एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। माया को केवल सत्य के प्रकाश से ही भेदा जा सकता है। सत्य का अर्थ था अपने अंतर्मन में दृढ़ता, अपने उद्देश्य में स्पष्टता और अपने डर को स्वीकार करना, न कि उससे भागना। अमन, अपनी आंखें खोलते हुए, आवाज में दृढ़ता, ये सिर्फ एक भ्रम है, यह वास्तविक नहीं है, हमें अपने मन को शांत रखना होगा। उसने महासिक्के को अपनी आंखों के सामने उठाया। सिक्का अब धीमी, शांत, सफेद रोशनी से चमक रहा था। अमन ने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की और उस सत्य की ओर ध्यान लगाया जो उसके अंदर था, उसके दोस्त, उसका उद्देश्य और बुराई से लड़ने का उसका दृढ़ संकल्प। जैसे ही सफेद रोशनी ब्रह्म माया से टकराई, आकृति में कंपन होने लगी। ब्रह्म माया की आवाजें चीखने लगी, जैसे वे दर्द में हों। उसके रंगों का भ्रम टूटने लगा और उसकी आकृति स्थिर होने लगी, एक विशालकाय, धुएं जैसी इकाई का रूप ले रही थी। ब्रह्म माया की आवाज दर्द से चीखते हुए, नहीं, ये सत्य का प्रकाश है, तुम इसे कैसे जानते हो? ब्रह्म माया ने अपने भ्रम को और तेज करने की कोशिश की। उनके चारों ओर का वातावरण तेजी से बदल रहा था। कभी वे किसी रेगिस्तान में होते, कभी किसी खदान में, कभी किसी नदी के नीचे। उनके सामने उनके माता पिता, उनके दोस्त, उनके दुश्मन, सभी एक साथ आ रहे थे, उनके मन को विचलित करने की कोशिश कर रहे थे। अमन ने रवि और आकाश की ओर देखा। दोनों अभी भी भ्रम में थे, लेकिन अमन की आवाज और सिक्के की सफेद रोशनी उन्हें सहारा दे रही थी। अमन, चिल्लाते हुए, रवि, आकाश, अपने मन को शांत करो, अपने उद्देश्य को याद रखो, ये सब एक भ्रम है, हम एक साथ हैं। रवि और आकाश ने अमन की आवाज सुनी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने डर का सामना करने की कोशिश की। उन्होंने अपने दोस्तों को देखा और उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं थे। अमन ने महासिक्के की सफेद रोशनी को तेज किया और उसे सीधे ब्रह्म माया के केंद्र की ओर लक्षित किया। ब्रह्म माया का केंद्र एक चमकता हुआ, बदलता हुआ बिंदु था, जहां से सारे भ्रम पैदा हो रहे थे। झन्नाट की एक भयानक आवाज के साथ अमन का प्रकाश ब्रह्म माया के केंद्र से टकराया। एक तेज सफेद ऊर्जा का झटका निकला, जिसने ब्रह्म माया के शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ब्रह्म माया दर्द से चीखी और उसका धुएं जैसा शरीर तेजी से बिखरने लगा, जैसे वह हवा में घुल रहा हो। उसकी बदलती हुई आंखें बुझ गईं और उसका शरीर पूरी तरह से हवा में मिल गया। मायावी आयाम का भ्रम टूट चुका था। उनके चारों ओर का वातावरण स्थिर हो गया। हवा अब स्वच्छ थी और उनके पैरों के नीचे की जमीन ठोस हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी किसी अनजानी दुनिया की लग रही थी, एक ऐसी दुनिया जो सुंदर भी थी और रहस्यमयी भी। ब्रह्म माया गायब हो चुकी थी। अमन, रवि और आकाश जमीन पर गिर पड़े, थके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक जीत की चमक थी। उन्होंने एक और बड़ी बुराई को हरा दिया था और इस बार ये लड़ाई उनके अपने मन में लड़ी गई थी। उन्हें पता था कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं था और यह ब्रह्मांड अभी भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए था। महासिक्का अब शांत हो गया था, लेकिन उसकी चमक पहले से ज्यादा गहरी और स्थिर थी।
उस पर बने पांचों तत्वों के प्रतीक अब और भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और उनके बीच एक नया छठा प्रतीक उभर रहा था, एक आंख का प्रतीक जो ज्ञान और सत्य का प्रतिनिधित्व करता था। अमन, सिक्के को देखते हुए, ये सत्य की आंख है। रवि, आश्चर्य से, तो क्या ये सिर्फ भ्रम नहीं था? क्या यहाँ कुछ और भी है? अमन को लगा कि इस आयाम में उन्हें अभी भी कुछ खोजना बाकी था। भ्रम माया सिर्फ एक द्वारपाल थी, असली खतरा या असली रहस्य अभी भी छिपा हुआ था। यह एक ऐसा आयाम था जहां सिर्फ ज्ञान और सत्य ही उन्हें आगे ले जा सकते थे। भ्रम माया के गायब होने के बाद मायावी आयाम का वातावरण स्थिर हो गया था। हवा अब साफ थी और उनके पैरों के नीचे की जमीन ठोस लेकिन अजीबोगरीब चमकते हुए क्रिस्टल से बनी थी। क्षितिज पर रंगीन निहारिकाएं अब एक विशाल चमकते हुए बिंदु की ओर इशारा कर रही थी जो आयाम के केंद्र में स्थित लग रहा था। रवि, आवाज में हल्की उत्सुकता, ये जगह तो पहले से बिल्कुल अलग है, अब कोई भ्रम नहीं है। आकाश, अपनी गैजेट्स को देखते हुए, अब वे काम कर रहे थे, मेरे उपकरण काम कर रहे हैं। ऊर्जा का स्तर उस चमकते हुए बिंदु की ओर तेजी से बढ़ रहा है, मुझे लगता है वही इस आयाम का केंद्र है। अमन ने महासिक्के को कसकर पकड़ा। सिक्का अब शांत और स्थिर था और उस पर बनी सत्य की आंख स्पष्ट रूप से चमक रही थी। उसे लगा कि यह आंख उन्हें उस परम बुराई की ओर ले जा रही थी जिसे ठाकुर भवानी सिंह ने अपनी पोथियों में सिर्फ अंधेरा जो सबका स्रोत है के रूप में संदर्भित किया था। वे उस चमकते हुए बिंदु की ओर चलने लगे। रास्ता अजीबोगरीब, घूमते हुए पुलों और तैरते हुए क्रिस्टल से होकर गुजर रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा में एक अजीब सी गहरी कंपन महसूस होने लगी जो उनके शरीर को हिला रही थी। दूर से उन्हें एक धीमी लेकिन तेज धड़कन की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई विशालकाय हृदय धड़क रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल काले और चमकते हुए शून्य के पास पहुंचे। शून्य के केंद्र में एक विशालकाय काला भंवर घूम रहा था जिससे एक तेज लाल काली चमक निकल रही थी। भंवर के चारों ओर समय और स्थान मुड़ रहे थे और उसमें से अनगिनत द्वार खुलते और बंद होते दिखाई दे रहे थे जो विभिन्न आयामों की ओर इशारा कर रहे थे। यही आयामों का केंद्र था जहां से सारी बुराइयां जन्म लेती थी। रवि, हैरान होकर, यह क्या है? ये तो अनंत लग रहा है। आकाश, आवाज में डर और विस्मय, इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि मेरे उपकरण भी फट सकते हैं। ये किसी ऐसी शक्ति का स्रोत है जो हमारी समझ से परे है। तभी काले भंवर के केंद्र से एक विशालकाय धुंधली आकृति उभरने लगी। आकृति का कोई निश्चित रूप नहीं था, कभी वो ब्रह्मांड जितनी विशाल लगती, कभी किसी तारे जितनी चमकदार और कभी सिर्फ एक काली गहरी छाया। उसकी आंखें नहीं थी, बल्कि उसकी जगह दो विशाल दहकते हुए लाल बिंदु थे जो सीधे उनके मन में झांक रहे थे। ये परम बुराई थी जो सभी आयामों के असंतुलन का स्रोत थी, अंधेरा जो सबका स्रोत है। परम बुराई की आवाज एक गहरी ब्रह्मांडीय गूंज के साथ जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी, जिससे उनकी आत्मा कांप उठी। तुम यहाँ क्यों आए, नश्वर प्राणी? मैं सभी बुराइयों का स्रोत हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे ज्ञात आयामों में हराया, तुम्हें यहाँ खींचा ताकि तुम भी मेरे बन जाओ। तुम्हारी आत्मा मुझे पोषित करेगी। परम बुराई ने अपने अदृश्य हाथों से उनके मन को छूने की कोशिश की। अमन, रवि और आकाश को लगा कि उनका अस्तित्व स्वयं भंग हो रहा था। उनके दिमाग में एक साथ ब्रह्मांड के सभी डर और सभी पीड़ाएं उभर रही थी। वे सभी बुराइयां जिनसे वे अब तक लड़े थे, अब एक साथ उन पर हमला कर रही थी। अमन ने महासिक्के को कसकर पकड़ा। सिक्का अब अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था और उस पर बनी सत्य की आंख तेजी से दहक रही थी। अमन को पता था कि यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। ये बुराई किसी एक तत्व से जुड़ी नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांडीय असंतुलन का परिणाम थी। इसे हराने के लिए उन्हें सिर्फ ज्ञान या शक्ति का उपयोग नहीं करना था, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करना था। अमन, अपनी आंखें बंद करते हुए, अपनी सारी शक्ति बटोरते हुए, ये भ्रम नहीं है, यह वास्तविक खतरा है। हमें संतुलन स्थापित करना होगा। उसने रवि और आकाश की ओर देखा। दोनों अभी भी परम बुराई के प्रभाव में थे, लेकिन अमन की दृढ़ता उन्हें सहारा दे रही थी। अमन, चिल्लाते हुए,
रवि, आकाश, हमें महासिक्के को पूरी शक्ति देनी होगी। हमें पंच तत्वों की ऊर्जा को एक साथ केंद्रित करना होगा। रवि और आकाश ने अपनी हिम्मत बटोरी। उन्होंने अमन के बगल में अपनी जगह ली और अपने हाथों को महासिक्के के करीब किया। अमन ने अपनी सारी मानसिक ऊर्जा सिक्के पर केंद्रित की और उसे आदेश दिया कि वह पंच तत्व की सभी शक्तियों को एक साथ खींचे और उन्हें ब्रह्मांडीय संतुलन के रूप में प्रवाहित करे। महासिक्का अब अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था। उस पर बने पांचों तत्वों के प्रतीक तेजी से घूमने लगे और उनसे रंगीन ऊर्जा की किरणें निकलकर आपस में मिल गईं, जिससे एक विशाल बहुरंगी ऊर्जा का गोला बना जो सत्य की आंख के प्रतीक से होकर परम बुराई की ओर बढ़ रहा था। परम बुराई की आवाज दर्द से चीखते हुए, नहीं, ये ब्रह्मांडीय संतुलन है। तुम इसे कैसे जानते हो? यह मुझे नष्ट कर देगा। बहुरंगी ऊर्जा का गोला परम बुराई से टकराया। एक भयानक धमाका हुआ जिससे पूरा आयाम हिल गया। परम बुराई का विशाल शरीर थरथराने लगा और उससे लाल काली चमक तेजी से बाहर निकलने लगी, जैसे वह फट रही हो। उसकी दहकती हुई लाल आंखें बुझ गईं और उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदल गया जो भंवर में समा गया। आयामों का केंद्र का भंवर धीरे धीरे शांत होने लगा और उसमें से निकलती लाल काली चमक बुझ गई। आयाम में अब सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। परम बुराई गायब हो चुकी थी। अमन, रवि और आकाश जमीन पर गिर पड़े, थके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक जीत की चमक थी। उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े खतरे का सामना किया था और उसे हरा दिया था। उन्हें पता था कि यह एक ऐसी यात्रा थी जिसका कोई अंत नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अध्याय पूरा कर लिया था। महासिक्का अब शांत हो गया था, लेकिन उसकी चमक पहले से ज्यादा गहरी और स्थिर थी। उस पर बने पांचों तत्वों के प्रतीक और सत्य की आंख का प्रतीक अब एक साथ चमक रहे थे, जैसे वे एक नए बड़े उद्देश्य के लिए तैयार हों। उनके चारों ओर का आयाम धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगा और वे फिर से जयपुर में अमन के कमरे में आ गए। आयामी द्वार बंद हो चुका था। अमन हांफते हुए, हमने कर दिखाया। रवि आश्चर्य से, तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? आकाश सोचते हुए, मुझे नहीं लगता। ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन हमने एक बड़ा खतरा टाल दिया है। अमन ने महासिक्के को देखा। सिक्का अब एक नया लेकिन धुंधला नक्शा दिखा रहा था। यह नक्शा किसी विशेष स्थान का नहीं था, बल्कि किसी समय बिंदु का लग रहा था, जैसे वह उन्हें अतीत या भविष्य में कहीं ले जाना चाहता हो। परम बुराई का अंत सिर्फ एक पड़ाव था। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का अगला अध्याय अब समय के आयाम में लिखा जाएगा, जहां एक नई अनजानी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। आयामों का केंद्र सुरक्षित हो गया। परम बुराई का अंत हुआ, लेकिन महासिक्के ने एक नया संकेत दिया है, समय के आयाम का। अमन, रवि और आकाश फिर से एक अनजान सफर पर निकलेंगे, जहां डर और रहस्य उनका इंतजार कर रहे हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले और सबसे रोमांचक एपिसोड में। ये गाथा सचमुच अंतहीन है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे